हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग सीखेंगे 11th चैप्टर मतलब 11th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, यही चल रहा है। और इसमें आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो सीखने वाले हैं वो हेडिंग लगाएंगे, जल्दी जल्दी हेडिंग लगाइए सब। वो जो टॉपिक है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आप बोल सकते हैं एनर्जी भी बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी दोनों में से कोई चीज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और क्या चीज, एनर्जी। आप बोल सकते हैं इसको आयनन, आयनन एंथैल्पी या ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या ऊर्जा। इसको हम शॉर्ट में यदि लिखें तो क्या लिखा जाता है, आई ई। क्या लिखा जाता है, आई। तो ध्यान देंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिनोट किया जाता है। शॉर्टकट यदि लिखें तो आई ई, आई फॉर आयोनाइजेशन और ई फॉर एंथैल्पी, आई फॉर आयोनाइजेशन और ई फॉर एंथैल्पी। अब बात यहां समझना है कि आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे जो भी बात की जाएगी एलिमेंट के बारे में बात की जाएगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयन से बना है आयोनाइजेशन, आयन से बना है आयोनाइजेशन। ठीक है, तो आयन कब बनते हैं, आयन कोई भी एलिमेंट जो है आयन कब बनता है। जैसे मान लिया जाए ये Cl है, क्या है आपका Cl है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब मान लिया जाए इसमें एक इलेक्ट्रॉन यदि जुट गया तो ये क्या बन जाएगा Cl माइनस। Cl माइनस मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18। तो इसको आप क्लोरीन आयन नहीं बोलेंगे, क्लोरीन एटम नहीं बोलेंगे, क्लोराइड। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है अब ये बन गया आयन बन गया। क्या बन गया, ये आयन बन गया। क्या बन गया, आयन। ठीक है, अब ये सब जोड़ने में, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में या फिर निकालने में आपको एनर्जी लगता है। कोई भी काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई भी काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये आसानी से नहीं जुड़ गया होगा, इसमें ना तो या तो एनर्जी देना पड़ रहा होगा या तो इससे एनर्जी निकल रहा होगा। यही हो सकता है, दो ही है, या तो ऊर्जा देना पड़ेगा या तो ऊर्जा निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मान लिया जाए इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर गया, मतलब ये रिमूव हो गया। रिमूव का मतलब रिमूव का मतलब हट गया, है ना। रिमूव का मतलब क्या होना, हटना। तो कहने का मतलब यहां पे आप समझिए बात को, एक एक चीज समझिए। आयन से बना है आयोनाइजेशन। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो सोडियम है, ये जो आपका सोडियम एटम है, इससे जो इलेक्ट्रॉन एक निकला तो क्या अपने से निकल गया हुआ। जैसे ये आपका सोडियम है, अब बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन तू निकल जा निकल जा, निकलेगा नहीं, निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। इसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जैसे मान लिया जाए अभी देखिए ये आपका मान लीजिए एटम है, एक सिस्टम है, ये क्या आपका एक सिस्टम है। इसको मान लें आउटर मोस्ट सेल, एकदम ध्यान से समझिए आप। इसको क्या मान लेंगे, आउटर मोस्ट सेल। इसको क्या मानेंगे, आउटर मोस्ट सेल। और इस आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर का सेल, सबसे बाहर का सेल, ऑर्बिट मान लिया जाए इसको। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर जो लगा है ये क्या है मान लिया जाए, ये जो है आपका ए वाला, इसको इलेक्ट्रॉन मान लें। इसको मान लो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, बाहर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन इसको मान लेंगे। और ये आउटर मोस्ट सेल है, तो कहने आउटर मोस्ट सेल का मतलब सबसे बाहर का कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, इसको मान लिया हम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये मान लिया सोडियम एटम है, ये क्या आपका सोडियम एटम है। तो इसका बाह्य कोश में ये इलेक्ट्रॉन है। हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए, बाहर। तो ये अपने से निकलेगा। अभी ये न्यूट्रल है, अभी क्या है, ये न्यूट्रल है। और हम चाहेंगे कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर एस्केप कर जाए, रिमूव हो जाए, तो क्या होगा, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ऊर्जा हम देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। हम ऊर्जा लगाएंगे तब ना बल लगेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब इसको लगाने के लिए ऊर्जा देना पड़ रहा है। हम खींच रहे हैं इसको, मतलब क्या दे रहे हैं, ऊर्जा। अब ये निकल गया, तो इसको निकालने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ा, अब जैसे ये निकला, जैसे इससे ये इलेक्ट्रॉन निकला, अब इस पर चार्ज आ गया होगा, क्या चीज, प्लस। इस पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बन गया आयन। ये क्या बन गया, आयन। तो जैसे ही बाहर का इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस।
क्योंकि बाहर निकल रहा है तो प्लस, जुड़ेगा तो माइनस। तो जैसे ही ये बाहर निकला मतलब इस पर चार्ज आ गया, क्या चीज, प्लस आ गया। क्या आ गया, प्लस। अब जैसे ही इस पर चार्ज प्लस आया मतलब ये क्या बन गया, आयन। क्या बन गया, आयन बन गया। अब ये आयन कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, 3 भी इलेक्ट्रॉन, समझाने के लिए बता रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ये क्या बन गया, आयन। तो ये आयन बनने में ऊर्जा लगा कि नहीं लगा, आप ही बताइए। ये सोडियम एटम हम मान लें तो इसको आयन में बदलने के लिए ऊर्जा लगा कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ऊर्जा दिए नहीं, तो ऊर्जा दिए तब ना आयन बना, ऊर्जा दिए तब आयन बना ये, क्योंकि ऊर्जा देने से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, बाहर निकला आउटरमोर सेल का, बाह्य कोश का, और ये बन गया आयन। तो आयन से बना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब किसी एटम को आयन में बदलने के लिए, किसी भी एटम में, मतलब किसी भी एटम को आयन में बदलने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या तो उसमें जोड़ते हैं, या तो निकालते हैं या तो जोड़ते हैं। उस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे सिंपल बात है, समझिए। दूसरा तरीका क्या है, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ भी सकते हैं ना, जैसे इस इलेक्ट्रॉन, इस सेल में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा यहाँ से क्या होता है, अपने आप रिलीज होता है, देना नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो अगला बाद में पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग फोकस क्या करने वाले हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान टर्म है, आप चाहेंगे तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चाह होनी चाहिए। पता चल गया सबको। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, यहाँ पे एनर्जी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे सोडियम था, यहाँ क्या है आपका, सोडियम है। ये आपका सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, कितना इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या दिए होंगे यहाँ पे, एनर्जी क्या दिए होंगे, आई, ऊर्जा दिए हैं। तो ऊर्जा दिए तब न ये आयंस में बदला, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, जो ऊर्जा यहाँ पे दिया गया, एनर्जी जो दिया गया है, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आई। आई मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चूंकि ये आयन में बदल चुका है, ये क्या है आपका, आयन में बदल, सोडियम आयन बन गया। ये क्या, सोडियम से क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, और बहुत सारा लैंग्वेज दिया जाता है इसको समझाने के लिए, उतना जरूरत नहीं है। आप समझिए बात को, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। अब चलिए फिगर बना के दिखाते हैं आपको, फिगर से समझते हैं कि आयनन एंथैल्पी होता क्या है। अब ये शब्द आएंगे कोई भी चैप्टर में, मतलब सेकेंड ईयर में जब पढ़िएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अनुसार उसका जवाब दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात है फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस बात को भी ध्यान देंगे हम लोग कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आयनन एंथैल्पी को क्या कर सकता है, आपका प्रभावित कर सकता है। जैसे बच्चे मान लें ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ सेल्स हैं, इसके चारों तरफ क्या है आपका सेल, ये सेल है। अब ये सिंपल में अभी क्या है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, मान लिया जाए इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ई लिख के माइनस चढ़ा देते हैं, है ना, तो यहाँ भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया जाए, समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए एक एटम है, अभी ये न्यूट्रल है, अभी क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये बीच वाला को न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक, ये तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, नाभिक। और ये जो देख रहे हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, ई फॉर क्या आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। एटम का मतलब क्या होता है, परमाणु होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता है, परमाणु का मतलब सबसे छोटा कण। अब यहाँ पे देखिए, हम चाहते हैं कि, अब देखिए यहाँ पे दोनों तरह के फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव होता है। तो अट्रैक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है एटम के लिए, स्टेबल होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, लेकिन इलेक्ट्रॉन और ये जो चार्ज है इसके बीच क्या होता है आपका, इसके बीच होता है अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। क्योंकि इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है ये दोनों के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मान लें कि ये दोनों के बीच का दूरी, मान लें ये दोनों के बीच का दूरी r है, क्या है आपका r, इसको मान लें, क्या मान लें, r।
या फिर डी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डी। ये जो आपका ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, बाह्य कोश। अब बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा कहाँ से निकलेगा? वो बाहर से पहले निकलेगा, पहले इससे निकलेगा। आउटर मोस्ट सेल ये मान लीजिए पहला सेल, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो सबसे पहले किससे निकलेगा? 3 नंबर से निकलेगा, उसके बाद 2 नंबर से निकलेगा, उसके बाद जाके अंतिम में निकलेगा। आप चाहेंगे एक ही बार नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उतना एनर्जी हमारे पास नहीं होगा। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो कहाँ से निकलेगा? आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। क्या निकलेगा? आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा। जैसे कोई पहाड़ी को हम ढा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो क्या उसके बीच से जाते हैं कि एक साइड से जाता है, लास्ट से जाता है? उसी प्रकार मान लिया जाए, ऐसे समझिए, ऐसे समझे, यहां पे जो है एक आदमी बैठा हुआ है, यहां पे जो है एक आदमी है जो विलन है। ये क्या है आपका? मान लीजिए विलन है। इसको हमें मारना है। इसको क्या करना है? हमें मारना है। इस विलन को क्या करना है? मारना। दिख तो नहीं रहा है वैसा, ठीक है, इसको हमें मारना है। अब इसको मारने के लिए इसके चारों तरफ क्या होंगे? सिक्योरिटी होगी। यहाँ भी कुछ लोग होंगे, यहाँ भी कुछ लोग होंगे, यहाँ भी कुछ लोग होंगे, यहाँ भी कुछ लोग हैं, ठीक है, समझिए। सभी जगह क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मान लिया इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह से, और हमें इसको मारना है। उसके बाद इधर जो सेल है यहाँ भी सिक्योरिटी होगा। सभी जगह क्या है आपका? सिक्योरिटी। ये इलेक्ट्रॉन को मान लें सिक्योरिटी। ये इधर भी है तो यहाँ भी होगा सिक्योरिटी। हमें किसके पास पहुंचना है? एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये जो है खतरनाक आदमी है, इसको जो है यहाँ पहुँचना है, इसके पास पहुँचना है। लेकिन ये जो यहाँ पे खड़े हैं खतरनाक लोग हैं। क्या है? खतरनाक लोग हैं। तो ये यदि यहाँ पे पहुँचना चाहेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? ये सबको मारना पड़ेगा। सबसे पहले किसको? इसके सामने बाहर का जो लोग है इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने के बाद ही फिर अंदर जाएंगे। तो ये मान लिया जाए ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट के आदमी को मारना पड़ेगा? सबसे बाहर वाला को। ये जब खत्म होगा तब यहाँ इंटर कर पाएंगे, और जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे सिक्योरिटी क्या होगा? बहुत ही तगड़ा होगा। मतलब ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो समझिए, यदि हम इसको बाहर निकालें, यहाँ से बाहर निकालें, तो सबसे पहले देखिए इसको बाहर निकालता, एक ही बार कोई चाहेगा कि भाई हाँ यहाँ जो आदमी खड़ा है, यहाँ जो आदमी खड़ा है इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे तो संभव है? खुद समझिए, क्या संभव है? यदि हम चाहेंगे कि डायरेक्ट हम इसको मार दें और इसको निकाल दें, यहाँ पे पहुँच जाएं, तो ये संभव है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो और पावर है ज़्यादा, है ना, यहाँ तो पावर हाउस है। तो इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले इसको, यहाँ का आदमी को ख़त्म करना पड़ेगा। ये खत्म होगा तो इसको खत्म करना पड़ेगा, ये खत्म होगा तो फिर इसको खत्म करना पड़ेगा, फिर इसको, तब जाके यहाँ पहुँचेगा। ये समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब इसको हटाने के लिए यहाँ से इसको क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा। क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा। ताकत लगाना पड़ेगा ना जी, तो बिना ऊर्जा का ताकत थोड़ी लगता है। तो कहने का मतलब इसलिए आपको बताए। अब यहाँ से कंपेयर करें, इस घटना से इसको कंपेयर करें। तो मान लीजिए ये है आपका न्यूक्लियस है, पावरफुल आदमी है, और हम यदि चाहेंगे नहीं भाई इसके नज़दीक वाला जो है ये सब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो संभव नहीं है। तो सबसे बाहर का जो कक्षा है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। आउटर का मतलब बाहर, सीधा बात है, और सेल का मतलब कोष होता है। आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है? बाह्य कोष। अब देखिए सबसे पहले क्या निकलेगा? ये बाहर का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। तो ये दोनों का डिस्टेंस ये आर मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच तो फोर्स लग रहा है, ये दोनों में क्या है? अट्रैक्शन है।
तो अट्रैक्शन है तो इसको निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा। अब इसको बाहर निकालना चाहेंगे तो क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, आपको अभी समझा रहे हैं, टेंशन ना लें, ठीक से समझे। अब क्या देना पड़ेगा आपको, ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ऊर्जा देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि एफ को मान ले फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या होता है, के इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर। तो Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। सबको दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एफ क्या है यहाँ पे, एफ एक तरह का बल है। तो के यहाँ पे कांस्टेंट है, Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है। अरे भाई यहाँ भी चार्ज होगा ना, इसका चार्ज को Q हम लोग 1 मान लें या इसको हम लोग Q1 मान लें, तो इसको क्या मानेंगे, Q2। ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, R है। कितना है, R है। तो यहाँ जो बल लग रहा होगा दोनों के बीच, ये वाला बल लग रहा है। तो भाई ये बल जो लग रहा है, बल को खत्म करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। तो यहाँ पे F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और के कांस्टेंट है, Q1 Q2 क्या है, आवेश है जिसको चार्ज बोलते हैं। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन है आपका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच। ठीक है, तो ये समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए, अब समझिए, कहने का अर्थ हुआ कि यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यहाँ पे तो एक तरह का फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ये फोर्स को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी। और इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आई। आई का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका आप देखिए परिभाषा क्या होगा कि यदि हम कोई परमाणु है उसका बाह्य कोश से, कौन सा कोश से, बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। और उस ऊर्जा का नाम साइंटिस्ट लोग क्या रखा, आयनन एंथैल्पी। क्या रखा, आयनन एंथैल्पी। तो चलिए इसको परिभाषित कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा सबको। तो बाह्य कोश के ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह की बात है यहाँ पे। तो अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, परिभाषा। फिगर से सबको समझ में आ गया होगा। मेन देखिए, साइंस क्या होता है, समझना होता है। क्या होता है, समझना, रटना नहीं होता है, इसको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट, यहाँ आपके चैनल में जो भी चीजें मिलेंगी आपको कॉन्सेप्ट वाइज मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ध्यानपूर्वक बस आपको पढ़ने की जरूरत है और सीरियल वाइज पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो लिख सकते हैं द मिनिमम amount of energy required to remove an electron, और एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, remove an electron from the outermost cell of gaseous isolated neutral atom is called ionization एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब समझिए, यहाँ पे एनर्जी जो देंगे मिनिमम, कम से कम ऊर्जा कितना लग सकता है, ये बात यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ ये हुआ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये एटम को मान लें क्या है, ये न्यूट्रल है। जैसे मान लीजिए आपका हीलियम लिख दें या लिथियम लिख लें, इसको क्या माना जाएगा, न्यूट्रल माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसमें जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन है, उतना इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना
जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम को क्या माना जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें 20 यदि प्रोटॉन है तो 20 क्या है, 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन है, तो जितना प्लस उतना माइनस। और आपको पता है जो चार्ज होते हैं मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम होता है, क्या होता है आपका, सेम होता है, बस अपोजिट में होता है, क्या होता है, अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन का क्या होता है, प्लस में होता है, इतने का अंदर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। अब तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ जितना एनर्जी देंगे तो, और ये एटम कैसा होना चाहिए, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल आइसोलेटेड है, तो क्या बोले, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दिख रहा है सबको यहाँ तक, फटाफट लिखें सब लोग, और समझ में आ रहा है तो क्या करें, कमेंट करें। अब इसका हिंदी भी लिख देते हैं, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, किसी गैसीय है ना एकांत, यहाँ पे देखिए आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है जी, एकांत होता है, क्या होता है, एकांत, एकांत मतलब अकेला। अब एक ही हम लोग देखिए, यदि हम चाहेंगे कोई परमाणु, जैसे मान लीजिए ये मतलब चीज़ है, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, कंबाइंड फॉर्म में नहीं निकलेगा, पहले एटम को अलग करना पड़ेगा। जैसे आयरन है, आयरन का आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो आयरन के छड़ से नहीं निकलेगा, आयरन का एक एटम को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, किसी गैसीय एकांत, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, एकांत, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, तो किसी गैसीय एकांत उदासीन परमाणु के बाह्य कोश के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आगे समझ में सबको, नीचे तक दिख रहा है ना जी, बहुत अच्छे दिख रहा है। तो क्या सीखे बच्चे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसियस, गैसियस का मतलब गैसीय हो गया, गैस अवस्था में होना चाहिए, है ना, कोई भी एटम अलग अलग रहेगा तो गैस अवस्था में रहेगा। और आइसोलेटेड का मतलब एकांत होता है, अकेला होना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे परमाणु से तो वो कंबाइंड सॉलिड स्टेट में नहीं निकाला जा सकता है, सॉलिड स्टेट में कभी नहीं निकल पाएंगे। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन बच्चे, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई। तो किसी गैसीय एकांत उदासीन परमाणु के बाह्य कोश के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब वही बात आपको दो तीन तरीके से समझाया गया है। ये आपका हो गया आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन हो गया, बाहर का इलेक्ट्रॉन है जिसको क्या बोलते हैं, बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यहाँ का इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है लेकिन आसानी से नहीं निकलेगा, चूंकि इनके बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, तो इस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हैं उनका गलत संगति पड़ गया है, अब उसको अलग करना है तो मारपीट करना पड़ता है, तो मतलब फोर्स लगाना पड़ता है, एक तरह का एनर्जी देना पड़ता है, तब अलग होता है। तो इस तरह की बात है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी दी है ना इसको बाहर निकालने के लिए, इस एनर्जी का नाम क्या रखा गया है,
आयनन एंथैल्पी। क्या रखा गया है? आयनन एंथैल्पी। ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि यदि आपको पूछा जाए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक होता है या इंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है या इंडोथर्मिक। तो भाई एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, मतलब एनर्जी किसी सिस्टम से यदि निकल रहा है, किसी सिस्टम से ऊर्जा क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? जैसे हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक। जैसे आप पानी में चूना को डाल दीजिए तो खौलने लगता है, मतलब हीट का उत्सर्जन हो रहा है। तो इमिशन ऑफ हीट, इमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और यदि हीट को एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, कोई सिस्टम हीट को ले रहा है, तो हीट को जब लेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? तो हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट भी क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कहने का मतलब हीट को यदि हम किसी सिस्टम में दे रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होगा? इंडोथर्मिक। क्या होगा? इंडोथर्मिक, है ना। उष्मा शोषी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, आगे बताते हैं। चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, एंथैल्पी देखते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी का मतलब होता है आपका, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। तो यदि कोई पूछेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, मतलब एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक है, तो बच्चे हम देख रहे हैं ऊर्जा दे रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो किसी सिस्टम के अंदर यदि ऊर्जा हम देते हैं तो वो क्या होगा? इंडोथर्मिक। क्या होगा? इंडोथर्मिक, ठीक है। तो दो तरह के एंथैल्पी होता है, एक्सोथर्मिक एंथैल्पी और एक्सोथर्मिक होता है, एक होता है आपका इंडोथर्मिक। तो याद रखेंगे हमेशा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन प्रोसेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी इज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये हमेशा होगा इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी होगा। उष्मा क्या होगा? शोषी होगा। उष्मा शोषी जैसे कोई सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम का मतलब निकाय होता है। क्या होता है? निकाय, ठीक है। इसमें हम ऊर्जा यानी कि हीट को दे रहे हैं, मान लीजिए हीट, हीट मतलब एनर्जी, यहाँ पे क्या है? एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, इसका मतलब क्या होता है? उष्मा, उष्मा दे रहे हैं, यानी कि इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा, ठीक है। तो इसको हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या होगा ये? तो यहाँ पे क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाएगा? इंडोथर्मिक। अब मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, इससे ऊर्जा बाहर निकल रहा है, इससे ऊर्जा क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित, अवशोषण हो रहा है। और यहाँ पे इमिशन हो रहा है, इमिशन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। इमिशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक मतलब क्षेपी। समझ में आ रहा है? ऊर्जा यदि हम दे रहे हैं, ये सिस्टम क्या कर रहा है? ऊर्जा को ले रहा है, ऊर्जा को क्या कर रहा है? ले रहा है। ये सिस्टम ऊर्जा ले रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा। क्या होगा आपका? इंडोथर्मिक। और किसी सिस्टम से ऊर्जा यदि निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बॉडी क्या है? ठंडा है, ठंडा का दिन है, आपका बॉडी बहुत बाहर से आए, बहुत ठंडा है, तो हम हीटर के पास जाते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है? हीटर से क्या करता है? हीटर से हीट को लेता है, हीट को क्या करेगा? लेगा। जैसे एक का बॉडी ठंडा है, एक का गर्म है। जैसे कभी कभी फीवर लगता है, क्या लगता है? फीवर। तो यहाँ पे दो बॉडी की बात कर रहे हैं। जैसे फीवर लगता है तो क्या होता है? कभी कभी हम लोग कपड़ा को, सूती कपड़ा को भिंगा के, गार के उसको क्या करते हैं? माथा पर रखते हैं। तो उस समय क्या होता है? हमारा बॉडी क्या करता है? हीट को क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है, रिमूव कर रहा है, यानी कि इमिशन कर रहा है। क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। और ले कौन रहा है? कपड़ा ले रहा है, भिंगा हुआ कपड़ा। तो हमारा बॉडी हो जाएगा एक्सोथर्मिक। और जो कपड़ा गर्म हो रहा है हमारा बॉडी के गर्मी को लेके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे? इंडो। तो जब सिस्टम में ऊर्जा देंगे
तो एक्सो इंडोथर्मिक। जब किसी सिस्टम में ऊर्जा दे रहेंगे, जैसे मतलब आपका पॉकेट में, अब एनर्जी मान लें, पैसा को क्या मान लें, एनर्जी, तो आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है तो इंडो, और पैसा बाहर निकल रहा है तो एक्सो। क्या चीज, एक्सो। जैसे मान लें किसी को कभी कभी भूत पकड़ लेता है गांव देहात में, ठीक है, तो भूत पकड़ लेता है तो भूत को भगाने के लिए क्या करता है, उसके बाल को पकड़ के खूब पिटाई होता है, तो एक्सोसिज्म कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, एक्सोसिज्म। एक्सोसिज्म मतलब किसी चीज से किसी चीज को बाहर निकालना, एक्सोसिज्म, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी यदि कोई पूछेगा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है कि इंडोथर्मिक, तो आप क्या बोलिएगा, इंडोथर्मिक होता है बउआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा हम लोग दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को तो निकाल रहे हैं लेकिन ऊर्जा को दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी उष्मा शोषी, उष्मा शोषी प्रक्रम या प्रक्रिया, प्रक्रम होता। ये क्या होता है, उष्मा शोषी प्रक्रम होता है, क्योंकि ऊर्जा हम देते हैं। तो याद रखिएगा किसी गैसीय, है ना, एकांत और उदासीन परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा को हम लोग क्या बोले थे, आयनन एंथैल्पी बोले थे। और ये क्या होता है, ये याद रखना है, उष्मा शोषी होता है। अब देखना है यहाँ पे एक नोट में याद रखिएगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। सक्सेसिव मतलब देखिए, जैसे कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस ये सेल है, मान लीजिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब सक्सेसिव मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालें, एक के बाद फिर दूसरा निकालेंगे, दूसरा के बाद फिर क्या निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, यानी कि इसको हम निरंतर आयनन एंथैल्पी। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सक्सेसिव का मतलब लगातार होता है, यानी कि लगातार मतलब एक के बाद एक, दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, सक्सेसिव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव, है ना। यदि कोई चीज लगातार हो रहा है, कोई चीज लगातार हो रहा है एक के बाद दूसरा, तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब तो पता है आपको, आयनन एंथैल्पी। तो इसका हिंदी लिख सकते हैं निरंतर आयनन एंथैल्पी या लगातार आयनन। जिनको हिंदी चाहिए क्या लिखेंगे, लगातार आयनन एंथैल्पी या निरंतर आयनन एंथैल्पी। ये क्या होता है भाई, ये देखते हैं। जैसे मान लिया जाए पहला नंबर, देखिए इसको देखिए आराम से उदाहरण, और आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि भाई सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। जैसे M जो है, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में M कोई मेटल है, गैसियस मेटल है। M कोई क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट या मेटल मान लें। M एक मेटल है, क्या है आपका, मेटल। मेटल का मतलब धातु। अब ये धातु है तो क्या होना चाहिए, गैसियस आइसोलेटेड है, गैसियस आइसोलेटेड है। अब देखिए पहला नंबर, जैसे M है और इससे इलेक्ट्रॉन यदि निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यदि निकालेंगे तो इसको लिखेंगे I1, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, M प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर, रिमूव हो गया। समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल चल गया, ठीक है। तो और उसके बाद दूसरा क्या है आपका, अब मान लीजिए इसी परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहले M था, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया, M प्लस। अब इसी से हम क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे, ये दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा, आगे बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, M और 2 प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, पहले M था, ठीक है, M एक मेटल है, इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालें, कितना इलेक्ट्रॉन निकालें, एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो M प्लस हो गया। अब इस M प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, एक तो पहले निकल चुका है, एक अभी निकलेगा, तो M2 प्लस हो जाएगा।
तीसरा कंडीशन है, मान लिया जाए M2+ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा I3 हो जाएगा, I3, और ये बन जाएगा M3+ और 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किसको क्या बोलते हैं। तो IE1 जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ रहा है समझ में, फर्स्ट आयनाइजेशन यानी कि प्रथम आयनन एंथैल्पी, आ गया समझ में। उसके बाद जैसे फिर उसी तरह I2 है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड I यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और IE3 है तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयन। तो देखिए इसको द्वितीय आयनन एंथैल्पी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। इसको बोलेंगे तृतीय आयनन एंथैल्पी। आ रहा है समझ। तो कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैसे वैसे हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, न्यूक्लियस की तरफ। जैसे मान लीजिए जाए ये आपका एटम है, न्यूक्लियस है, और ये सेल है, ये क्या है आपका सेल है। मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो भाई ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मान लीजिए निकल गया, तो दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब क्या है, चार्ज में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, प्लस चार्ज में यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नाभिकीय आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो तो घट गया ना। अब जो जितना ताकत होगा, पहले मान ले जाए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था 2 8 2 10, अब मान ले 13 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 13, टोटल 13 है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 2 10 और 3 13 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए अभी शुरू में जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला था ये, तो 13 इलेक्ट्रॉन पे ये आवेश लग रहा था, ये आवेश का बंटवारा 13 इलेक्ट्रॉन में हो रहा था। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, रिमूव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव यानी कि बाहर चला गया, तो अब कितना पर बचेगा, 12 पर। क्या बचेगा, 12। तो ये तो पावरफुल होते जा रहा है ना, क्योंकि इसको आवेश अब कितना में लगाना है, 12 इलेक्ट्रॉन पर लगाना है, तो और ज़्यादा खींचेगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसको अब निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो निकाले इसको क्या बोलेंगे, इसका एनर्जी को IE1। दूसरा निकालेंगे तो इसको बोलेंगे IE2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, IE2 बोलेंगे। तो कहने का मतलब पहले 13 इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश लग रहा था, ठीक है, अब एक निकल गया तो कितना पर लगेगा, 12 पर, तो और मजबूती से खींचेगा, क्योंकि जो चार्ज है ये 12 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बंटवारा होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कभी कभी बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, ताकि ध्यान दे सके। जैसे कि यहाँ पे आपका जो हमारे देश में देखिएगा, पहले हमारा देश है, उसको देश को किस में बांटा गया, राज्य में बांटा गया। किस में बांटा गया, राज्य में बांटा गया। राज्य को फिर किस में बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, जिला। जिला को किस में बांटा गया, प्रखंड में। किस में बांटा गया, प्रखंड। प्रखंड को फिर किस में बांटा गया, पंचायत में। किस में बांटा गया, पंचायत में। पंचायत को फिर किस में बांटा गया, गांव में। समझ में आ रहा है। फिर वार्ड में बटा है। तो इतना छोटा क्यों कर दिया गया, ताकि ठीक से संभाल सके। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा नहीं पूरा देश को अकेले जो है पूरा शासन चलाएंगे तो संभव है, तितर बितर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स लग नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मान लिया जाए जितना आप नज़दीक रहेंगे, यहाँ तो वही हालत यहाँ पे है। तो देखिए मान लिया जाए किसी घर में एक आदमी कमाने वाला है और खाने वाला कितना है, मान लीजिए 10 है। एक आदमी कमाने वाला, खाने वाला 10, यानी कि 11 लोग हैं टोटल। तो अब एक आदमी जो कमाएगा वो कितने आदमी में बटेगा, 10 में बटेगा, 10 में बटेगा। मान लिया जाए घर से अब 2 लड़का जो है बड़ा हो गया, अब मान लिया वो अपना पैर पर खड़ा हो गया, 2 निकल गया उस सिस्टम से, उस घर से 2 जो है अलग हो गया, तो अब कितना बचा, 8।
तो वही अब जो कमाने वाला है उसका सैलरी तो उतना ही है, मान लिया जाए 1 लाख मिला है तो 1 ही लाख है, तो 1 लाख जो है पहले 10 में बंटवारा हो रहा था, अब कितना होगा 8 में, तो थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनेगा। अब मान लिया उससे फिर 2 निकल गया या फिर 1 निकल गया, तो अब कितना होगा 7 में होगा, फिर 1 निकल जाएगा तो फिर कितना होगा 6 में, फिर 1 निकल जाएगा तो उतना उसका बंटवारा कितना होगा 5 में। तो जैसे जैसे बाहर निकलेगा मजबूती पकड़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार एटॉम का इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बाहर निकलेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का पकड़ इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा ज्यादा, और ज्यादा जब पकड़ होगा तो एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा। यदि मजबूत जितना रहेगा उतना ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा है ना, घर का गार्जियन बहुत स्ट्रिक्ट है तो उस बच्चा को बर्बाद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है, मुश्किल, वो जल्दी बर्बाद होगा नहीं, उसको बिगाड़ जल्दी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको बाहर ही नहीं निकलने देगा, फालतू काम बिना मतलब के बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, टाइम बर्बाद करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब तो ऐसे लोग को बर्बाद करना बिगाड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन घर यानी कि पेरेंट का जो है स्ट्रिक्ट नहीं है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो बच्चे क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, या ध्यान नहीं दिया जाए तो बर्बाद हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे, तो जैसे जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाले भाई बहुत कम एनर्जी लगा, दूसरा निकालेंगे तो और कम लगेगा, मान लीजिए इसको निकालेंगे तो Ie3 हो जाएगा, इसका एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, चौथा निकालेंगे तो और एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एक ही एटॉम से लगातार यदि इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, लगातार क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो आयनन एंथैल्पी यदि देखा जाए, आयनन एंथैल्पी देखा जाए तो क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ आयनन एंथैल्पी लिखें, ऑर्डर इसका लिखें, ऑर्डर ऑफ Ie यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम लिखें। क्रम का मतलब यहाँ होता है किसका वैल्यू ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि Ie3 का जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद Ie2 का वैल्यू आएगा और सबसे कम होगा Ie1 का होगा। ये याद रखना है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे यदि ऑर्डर ऑफ होता है ना कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखो, तो सक्सेसिव यदि रहेगा, सक्सेसिव यदि रहेगा दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या बोलिएगा, सबसे वैल्यू ज़्यादा किसका होगा, सक्सेसिव के केस में Ie3, यदि Ie4 भी रहता तो उसका ज़्यादा होता। तो याद रखिए 3 इलेक्ट्रॉन लगातार निकला है, एक ही एटॉम से 3 इलेक्ट्रॉन लगातार निकाले हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लगा होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। इससे कम किसमें लगा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। और सबसे कम ऊर्जा किसमें देना पड़ा होगा, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू सबसे ज़्यादा यानी कि ऊर्जा यहाँ पे ज़्यादा है, उससे कम है सेकेंड का, और सबसे कम है किसका, प्रथम का है। यानी किसी परमाणु, कोई परमाणु है, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, क्या है आपका Al, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम ऊर्जा में निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसका एक ही कारण है कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलेगा न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू उतने रहेगा, तो पकड़ जो है ज़्यादा बनाएगा इलेक्ट्रॉनों पर। दूसरी बात है कभी कभी सेल ही खत्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल पहला में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो निकल गया तो सेकेंड सेल पहुंचेंगे, तो दूरी भी घटता है। दूरी भी क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का दूरी क्या होता है, घटने लगता है। और दूरी जब घटेगा तो बल ज़्यादा, दूरी कम तो बल ज़्यादा लगता है, दूरी कम तो बल क्या होता है, ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कहाँ जाइएगा, पढ़ने जाते हैं बाहर, तो जब तक आप गार्जियन के अंडर में रहते हैं, जब तक आप गार्जियन के अंडर में रहते हैं तब तक आप क्या रहते हैं, पूरा सीधा रहते हैं। क्या रहते हैं, पूरा सीधा रहते हैं। कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं, पूछते हैं। मान लिया पढ़ने के लिए आप गांव से बाहर चले आए हैं, बिहार से आए, पटना चले गए, तो आपके तो गार्जियन आपका गार्जियन और आपके बीच का दूरी बढ़ गया। आपका गार्जियन को मान लें वो है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पेरेंट है, यानी कि क्या मान लें, न्यूक्लियस, और आप अपने आप को क्या मान लें, इलेक्ट्रॉन मान लें। तो जब जैसे ही दूरी बढ़ा आपका मनमानी बढ़ जाता है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता है, और झूठ बोलना भी ज़्यादा हो जाता है। अब तो इसीलिए ठीक किया, बहुत अच्छा किया है, एंड्रॉयड सेट आ गया है। यदि आप झूठ बोलेंगे तुरंत क्या करें, वीडियो कॉल कर दिखाओ कहाँ पे है। नहीं तो पहले क्या होता था, हम यहाँ मॉल में घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, गार्जियन का कॉल आता था तो क्या बोलते हैं बच्चे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ने जा रहे हैं, अभी कॉल मत कीजिए, अब पता चला कहीं और है, किसी और के साथ है। समझ में आ रहा है।
तो ये दूरी बढ़ने के कारण, तो दूरी जैसे जैसे बढ़ता है तो हम लोग के ऊपर फोर्स क्या होता है, घटता है। तो दूरी यदि कम तो फोर्स ज़्यादा, दूरी कम तो फोर्स ज़्यादा, और दूरी ज़्यादा तो फोर्स कम। वही बात यहाँ पे है। तो कहने का मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच का दूरी भी क्या होता है, घटने लगता है। तो दूरी कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा। तो याद रखेंगे ये, है ना। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखा जाए तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम ऊर्जा देना पड़ेगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे ज्यादा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा देना पड़ेगा, चौथा निकालेंगे तो और ज्यादा, पांचवा निकालेंगे तो और ज्यादा। इसको सक्सेसिव बोलते हैं। मतलब एक ही एटम होना चाहिए, एटम को बदलेंगे नहीं। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम से ही पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी कम, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी ज्यादा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो और ज्यादा एनर्जी देना पड़ सकता है। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज हम लोग देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखे। अब इसका अब आगे पढ़ाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब अभी ये जो लेक्चर देख चुके हैं उन्हीं लोग को कल समझ में आएगा, नहीं तो कल देखेंगे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। अरे ब्रो, पहले हम खत्म कर चुके हैं, उसको पढ़ा चुके हैं। इसलिए लेक्चर को सीरियल वाइज देखें, ऊपर ऊपर मत देखें डायरेक्ट। मतलब आप 5, 6, 7, 8, 10 लेक्चर देखिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए सीरियल वाइज देखने की कोशिश करें। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझने वाला बात है, ठीक है। तो इस तरह से आगे केस में किसका एनर्जी ज्यादा होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा लगेगा कि सेकंड या थर्ड निकालने में ज्यादा लगेगा। दूसरा चीज ये सीखे कि भाई ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक। तो आप क्या बोलिएगा, इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, उष्मा शोषी। उष्मा क्या होता है, शोषी। क्यों उष्मा शोषी, क्योंकि हमें क्या देना पड़ रहा है, हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो एनर्जी देना पड़ रहा है। उसी को I1 I2 बोलते हैं। क्योंकि इसका वैल्यू सेम नहीं होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा सक्सेसिव के केस में। पहला में कम, दूसरा में उससे ज्यादा, तीसरा में उससे ज्यादा, चौथा में उससे भी ज्यादा, पांचवा में उससे भी ज्यादा। तो इस तरह से आज हम लोग क्या सीखे बच्चे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हल्का भी आपको कुछ नॉलेज मिला इस क्षेत्र में तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो कॉमेडी वीडियो में सब कुछ आप लोग करते ही हैं, क्योंकि उसमें दिमाग आपका कुछ लगता नहीं है। जो आपको मतलब लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखता है वो चीज़ हमें यूट्यूब में या फिर कोई भी सोशल मीडिया में देखने में अच्छा लगता है। जो आपको आगे करियर को बर्बाद कर सकता है, कुछ नहीं दे सकता है, तो फालतू बातें। तो वो सब पे थोड़ा क्या करें, अपना ध्यान को हटाएं और फोकस किधर करें, आपका जो है एजुकेशनल वीडियो पर फोकस करें। एजुकेशनल वीडियो मतलब शिक्षा जो आपको दे सकता है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो इसलिए आप वीडियो को जितना हो सके आप इधर उधर शेयर वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि लाभ उठा सके सभी बच्चे। क्योंकि आपको यहाँ पे जो लेक्चर मिलेगा चैप्टर वाइज मिलेगा और सीरियल वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। इधर उधर उछल कूद के आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ऑल द बेस्ट।